यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त भी होंगे। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्या, समास के बारे में बात करेंगे। समास, थोड़ा सा कलर बदल लें इसका, है ना। इंक इंक आपका येलो लेता हूं मैं। यस, गुड। देखिए, आज की क्लास में हम समास पर बात करेंगे और समास आपकी परीक्षा में यानी 3 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और इस क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और दूसरा, समास क्या होता है, उसका वर्गीकरण क्या है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है आपके लिए कि कई बार आप पढ़ चुके होंगे समास क्या है, बट कुछ चीज़ें हैं कि दिमाग से उतर जाती हैं। लेकिन आज इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस क्लास को तैयार किया हुआ है कि आज आप इस क्लास को करेंगे तो आप अपने आप को ये आश्वासन दे पाएंगे कि हाँ, हमने आज समाज को ठीक से समझ लिया। अब तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम भूलेंगे नहीं, है ना। मैंने कुछ ट्रिकी रूप में आपको इस क्लास में बताने के लिए प्लान किया हुआ है कि कैसे आपको बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं बिना परिभाषा के। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए और देखिए, सवाल है ये, आनंदमय शब्द कौन सा समास है। पहले हम कुछ सवालों को देख लेंगे, दो चार, उसके बाद परिभाषा पर चलेंगे, वर्गीकरण पर चलेंगे, पहचान किसका क्या है उस पर चलेंगे। आनंदमय शब्द का कौन समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। आपको इसमें से बताना है कौन सा है। ध्यान देने की बात है, आनंद और मैं, आनंद और मैं दो पद है इसमें, है ना। आनंद और मैं, और दोनों क्या है, प्रधान पद है ये। दोनों क्या है, प्रधान है। यानी प्रधान कहने का मतलब दोनों पद स्वतंत्र पद है इसमें। आनंद का भी अर्थ निकल रहा, मैं मतलब पूर्ण रूप से लीन, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, आनंद और मैं, तो यहाँ पर बात मैं जो है ना प्रधान हो जाता है। प्रधान की बात की जा रही है, यानी प्रधान, यहाँ पे इसकी प्रधानता है, मैं की लीनता की, इसमें इसकी प्रधानता है। आनंद है जैसे भक्तिमय, 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 ठीक है, भक्तिमय। तो यहाँ पर मैं की प्रधानता, उसी तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये तत्पुरुष। हम आगे देखेंगे तत्पुरुष क्या होता है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। दूसरा है, नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या द्विगु द्वंद्व। नौ रत्न पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। नौ और रत्न, रत्न कैसे हैं भाई? तो नौ है, यानी कितने हैं, नौ है। और जब भी आपको जो कोई पद दे दे, ये शब्द दे दे, और उसमें देखना है दो पद, पहले तो पद निकालना है। इसमें नौ एक पद हो गया और दूसरा हो गया रत्न, दो पद हो गए। तो जो पहला पद होता है देखना है कि वो संख्यावाचक है कि नहीं, यानी संख्या उसमें दिख रहा है कि नहीं। नौ का मतलब होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अव्ययी नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा, द्विगु हो जाएगा। ठीक है, द्विगु में आपका क्या होता है, संख्या होता है। द्वि का मतलब होता है दो, आप ऐसे याद रखिए, द्वि का मतलब दो, यानी दो मतलब संख्या, और ऐसे आप पकड़ लीजिएगा संख्या। ठीक है, आपको पहले से भी मालूम भी होगा, कुछ कुछ चीज़ें और जान लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पर। और 3 नंबर सवाल कह रहा है कि चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? यानी बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। ध्यान देने की बात है, इसमें दो पद है, चंद्र और मौली। यानी चंद्र, चंद्र यानी चंद्रमा, मौली मतलब सर, जैसे होता है ना विवाह शादी में मौली आता है, उसी तरीके से मौली सर पर रखने वाला, या सर पे। तो यहाँ पर मौली यानी जिसके मौली पर यानी सर पर चंद्र है। तो किसके चंद्र होता है? यानी शिव शंकर, यानी शिव के चंद्र, यानी शंकर के ऊपर सिर पर चंद्र रहता है। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पर, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। अभी द्विगु में आपने पढ़ा कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक है क्या? नहीं, इसको काटना है। द्वंद्व में होता है कि दोनों पद प्रधान होता है, यानी प्लस प्लस दोनों पद प्रधान होगा। ठीक है, प्रधान, और दोनों क्या होगा, संज्ञा होगा।
प्रधान यानी संज्ञा होना चाहिए, दोनों स्वतंत्र शब्द होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं चंद्र और मौली, ठीक है, नहीं यहाँ पर। और बीच में इसमें क्या रहता है, योजक चिन्ह होता है, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है, पहचान के लिए नहीं है, तो ये भी काट देना है। तत्पुरुष समास में होता है कि पहला पद आपका गौण रहता है, यानी उसका महत्व कम होता है, लेकिन दूसरा जो पद होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे राजपुत्र, ठीक है, राजमहल ले लीजिए, राजमहल, यहाँ राजा का महल, राजमहल का मतलब राजा का महल। ये जो महल है, यहाँ महल की प्रधानता हो जा रही है। महल कैसी, किसका महल, राजा का, यानी महल नहीं रहेगा तो राजा कौन, राजा रंक, ये ठीक है। यानी महल है तभी वो कहा रहा कि भाई राजा का महल है, या भिखारी का महल है, या मेरा महल है, आपका महल है, यानी महल है, यानी महल प्रधानता हो रहा। तो तत्पुरुष में ये भी काट देना है। बहुव्रीहि में, यानी बहुव्रीहि में ही होता है कि जब दोनों पद क्या हो जाए, गौण हो जाए और कोई तीसरा अर्थ निकले, यानी दोनों पद क्या हो जाएगा, प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, वही प्रधान होता है। यानी बहुव्रीहि, यानी शिव तीसरा अर्थ, राजमौली यानी चंद्रमौली यानी शिव, हाँ शिव आया तो शिव यानी यही प्रधान शब्द होता है। तो ध्यान रखने के बाद जब तीसरा कोई शब्द आए प्रधानता के रूप में, वही बहुव्रीहि हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ सवाल ये देख लेना है, 3-4 और। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु। द्विगु में मैंने बताया कि आपको पहले देखना है कि जो पहला है कि प्रतिदिन, 2 पद इसमें, ठीक है, 2 पद। और आप जानते हैं कि समास में 2 पद का ही समायोजन होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। यानी यहाँ पर प्रति और दिन, प्रति पहला पद क्या है, संख्या है, नहीं है, काट दीजिए। अव्ययी भाव, अच्छा बहुव्रीहि, प्रतिदिन कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, काटिए। तत्पुरुष में क्या होता है, दिन तो ठीक है, प्रतिदिन, दिन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिन प्रधान है और प्रति भी प्रधान है ना। लेकिन ध्यान देने की बात है, अव्ययी भाव जो होता है उसमें ही आता है प्रतिदिन। पहला देखना है, प्रति में प्र उपसर्ग लगा, प्रति जो है प्रति, दिन में है, प्रति क्या है, अव्यय है, प्रति अव्यय। अव्यय उसको बोलते हैं जिसका रूप बदलता नहीं है, चाहे किसी भी स्थिति में, लिंग आपका लिंग हुआ, वचन हुआ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका नहीं बदलता। प्रति के प्रति प्रतु नहीं हो सकता, ठीक है, प्रति। और दूसरा याद रखना, अव्यय में उपसर्ग, हम आगे देखेंगे कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव को। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। घन श्याम कौन सा समास है? घन श्याम, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तत्पुरुष देखिए, घन और श्याम, यहाँ पर श्याम यानी कृष्ण की बात की जा रही है, घन माने बादल की तरह जो काला होता है उसे घन श्याम ही बात की जा रही है। कर्मधारय, ध्यान देने की बात है, द्विगु तो पहले काट देना है। पहले सबसे पहले कभी भी अगर परीक्षा में बैठे कोई सवाल आप हल कर रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस वाला जो सवाल है इस तरीके का, तो उसमें पहले आप एलिमिनेट करिए, पहले काटिए कौन नहीं होगा, तो द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। योजक चिन्ह सबसे आसान चीज़ है कि पहचान के लिए बीच में होना चाहिए, बीच में नहीं है, हटा दीजिए। और दोनों पद प्रधान आप जानते हैं, इसको काट दीजिए। तत्पुरुष में होता है कि दूसरा पद क्या होता है आपका पहला देखिए, दोनों आपका रहेगा, क्या रहेगा, संज्ञा ही रहेगा, दोनों संज्ञा रहेगा, लेकिन इस पे ज़्यादा बल रहेगा, इस पर कम बल रहेगा, ये होना चाहिए तत्पुरुष में। तो ये भी काट दीजिए। अब बच जाता है क्या, आपका कर्मधारय, ये आंसर हो जाएगा। अब कैसे पहचानना आपको, देखिए घन कर्मधारय में होता क्या है, पहला जो पद होता है ना वो विशेषण होता है, ज़्यादातर और भी होता है बट हम देखेंगे, ज़्यादातर विशेषण होता है, वो रहेगा, संज्ञा भी रहेगा लेकिन वो विशेषण भी रहेगा। तो विशेषण श्याम की विशेषता बता रहा है, कैसा है भाई, घन है, बादल की तरह जो, तो आपका ये हो जाना है। आगे हम देखते हैं, अब देखेंगे हम समास क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, कैसे हम पहचाने, बहुत ही आसान तरीके से, कि देखते ही पहचान जाए अच्छा ये है समास, ठीक है। आइए थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा आप। समास संक्षेप, इसका अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, यानी बड़े रूप को छोटा रूप में दे देना, कर देना, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने छोटे नए पद को समास कहते हैं। यानी 2 पद रहेंगे, पद को क्या बोलते हैं, तो शब्द भी बोलते हैं, पद को क्या बोलते हैं, शब्द, ठीक है।
पद को क्या बोलते हैं, शब्द। इसके ठीक पीछे हमने एक क्लास कर लिया है संधि, और उसमें भी मैंने बताया कि शब्द और पद क्या होता है, इसलिए वो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, आप जाकर देख सकते हैं संधि। और उसमें भी मैंने बिल्कुल, आप परिभाषा भूल जाइए, कुछ भी सूत्र भूल जाइए, नियम कानून भूल जाइए, लेकिन देख के कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बताया है आपको। और ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, बस ऑप्शन को पकड़ के मैंने बताया हुआ, जरूर देखिएगा आप, मिलकर बने, ठीक है। समास विग्रह, समास मतलब संक्षिप्त करना, उसको जोड़ के संक्षिप्त करना, और विग्रह का मतलब जानते हैं, उसको तोड़कर अलग करके बड़ा रूप देना, विग्रहित करना, विग्रह। समास पद, समासिक पद को तोड़कर अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होता है। 6 कौन सा है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास तथा अव्ययी भाव समास। ये आपको पहले से भी मालूम होगा, बट सबसे ज़रूरी क्या है कि हम परीक्षा में बैठते तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम देखते ही हल करें, यही मेन ज़रूरी है। और इस क्लास का मेन मकसद भी है कि आप थोड़ा सा जल्दी में समझ लें। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है समझाने के क्रम में, बट चीज़ें आसान हो जाएंगे एक बार समझ लेंगे तो। तत्पुरुष समास की बात करेंगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैंने एक स्लाइड में इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा सा इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो समझाना है मुझे। इससे इसमें इसमें पूर्व पद गौण तथा ये एक साथ रहेगा, ठीक है। पूर्ण तथा पूर्व पद, यानी पूर्व का मतलब होता है प्रथम पद कहे, ठीक है, या पूर्व कहे, ये दोनों याद रखना है। तो पूर्व पद गौण यानी गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। गौण का अर्थ होता है कि उस पर कम ध्यान दिया जाना, कम उसका महत्व दिया जाना, ठीक है। जैसे आप परीक्षा में हैं, आप पढ़ते हैं, आप जो साइंस मान ली पढ़ रहे हैं, तो हिंदी है, तो हिंदी को कौन ध्यान देता है, लेकिन अंग्रेजी को सबसे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ हिंदी आपके लिए क्या हो गया, गौण हो गया, और अंग्रेजी आपके लिए विशेष हो गया, है ना। तो यही बात है। तत्पुरुष समास की 2 प्रकार, तत्पुरुष समास को देखिए, उसमें 2 तरह से आपको देखना पड़ेगा, 2 प्रकार से रचना होती है। तत्पुरुष समास की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे पहला क है संज्ञा, यानी पहला पद क्या होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। और दूसरा उसमें संज्ञा जुड़े या फिर विशेषण जुड़े। जैसे देखिए युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में देखिए युद्ध का क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या है, युद्ध, देखिए तो पहला युद्ध क्या है, ये संज्ञा हो गया, यहाँ पर संज्ञा हो गया, ठीक है। और यहाँ क्षेत्र भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब विशेषण भी हो सकता है, या यहाँ पर देखिए मैंने स्लाइड लगाया, या दानवीर। तो ध्यान देने की बात है, दान यानी दान देना, दान क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, दान। वीर यहाँ पर विशेषण हो गया, क्या हो गया, वीर विशेषण हो गया, दान वीर। यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है कि दान देने में जो वीर है वो विशेषता। या ऐसे देखेंगे तो वीर का मतलब आपका किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो आपका संज्ञा पता चलेगा, लेकिन मूल रूप से ये विशेषण है वीर, ठीक है। तो कैसा भाई वो व्यक्ति, वीर है, तो दानवीर। तो यहाँ पर देख लिए 2 तरह का चीज़ें आपको मिलेगा। ख में देखिए संज्ञा प्लस क्रिया, यानी पहला पद संज्ञा होगा, दूसरा क्रिया होगा। जैसे देखिए शरणागत, तो शरणागत में शरण में आगत, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, यानी शरण में आ गया हूँ। तो ध्यान देने की बात है, आगत यानी आना, क्या हो गया, क्रिया हो गया यहाँ पर। और शरण मतलब शरण, ये आपका किसी के अंदर में जाके होना शरण कहलाता है, सानिध्य में। देखिए स्वर्ग गमन, स्वर्ग यहाँ पर स्वर्ग और गमन, स्वर्ग को गमन यानी जाना, गमन मतलब जाना था, जाना क्या होगा, क्रिया हो गया, है ना, यहाँ पर ये क्रिया हो गया। और स्वर्ग आप जानते हैं कि ये संज्ञा हो गया। समझ गए, क्लियर। तो ये तत्पुरुष का ये मेन रहा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण रखा हुआ है, राजकमल, ठीक है, राजमहल, अभी मैंने समझा दिया इसका। आशातीत, आशा और अतीत, अतीत, आशा और अतीत। मदमाता, हथकड़ी, ऋण मुक्त, गृह प्रवेश। यहाँ पर देखिए गृह भी संज्ञा है और प्रवेश मतलब प्रवेश करना क्रिया है, ठीक है। और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अभी मैंने बताया कि जब योजक बीच में चिन्ह आ जाए तो सीधे क्या है, बहुव्रीहि। लेकिन ध्यान देना है कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों आपका बहुव्रीहि में दोनों क्या होना चाहिए, आपका संज्ञा होना चाहिए। है यहाँ पर प्रवेश क्रिया है तो कैसे हो गया, बहुव्रीहि नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि तत्पुरुष में ही आएगा। आप बीती, ये दोनों को मैंने इसलिए रखा हुआ ताकि मैं चीज़ें समझा सकूं, कन्फ्यूजन हो जाता है। आप और बीती, ठीक है। यहाँ पर बीती यानी बीतना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी आपने स्वयं पर, खुद पर
बीतना। क्लियर? चलिए आइए अब इस चार्ट को ना मेरे भाई आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चार्ट है। और हम इस चार्ट में ही नहीं समझेंगे ना, ये पूरा का पूरा ये जो चार्ट है ना आपके काम का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम समझते हैं, बहुत आसान में जल्दी में समझेंगे इस चीज़ को। है कुछ नहीं, तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है, ये सीधे सवाल भी पूछता है कि जिस पद जिस समास में पहला जो पद है पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष। तो इसलिए मैंने इसको एक चार्ट में रखा हुआ। तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि पूर्व पद इसका गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो पुत्र यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है। राजा का पुत्र तो है लेकिन पुत्र है जो। गंगा जल, जल महत्व है, किसका जल? गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। यहाँ जल नहीं रहेगा तो क्या गंगा क्या ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर क्या यमुना, है ना। तो यहाँ जल महत्वपूर्ण है। अब कामचोर, मैंने येलो में जो जो किया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कामचोर ये भी तत्पुरुष में आता है, यानी काम का चोर, ठीक है ना। काम में चोर, काम में चोर है भाई, यानी देह चुराता है वो चीर। तो यहाँ पर चोर जो है ना, यहाँ मेन प्रधानता और ये बात की जा रही है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ। और बीच में योजक भी लगा हुआ, कई बार योजक दे दे कन्फ्यूज करने के लिए, ये योजक चिन्ह नहीं भी रहे, होना तो चाहिए था काम चोर एक साथ, ठीक है। देखिए कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण होता है या फिर संज्ञा होगा, या दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद दोनों क्या होगा? विशेषण होना चाहिए, या फिर दोनों पद संज्ञा, या दोनों पद विशेषण, या दोनों पद संज्ञा, या फिर एक विशेषण पहला पद संज्ञा या विशेषण। कैसे? आइए देखिए, पीताम्बर, देखिए पीताम्बर, पीता अंबर, पीत अंबर यानी पीत अंबर। पीत क्या है यहाँ पर? पीत माने पीला होता है, यहाँ पीला क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। अंबर क्या हो गया? आकाश हो गया, आकाश। तो आकाश क्या हो गया यहाँ पर संज्ञा हो गया, है ना, दूसरा पद। कुमार, यहाँ पर कुमार संभव, यहाँ पर कुमार क्या हो गया आपका? पहला आपका यहाँ पर संज्ञा हो गया, नाम कुमार हो गया। दूसरा लाल और पीला, देखिए मैंने लाल पीला रखा हुआ है। द्वंद्व में आप देखे होंगे कि माता पिता दाल भात पी आता है तो कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है नहीं है, लेकिन योजक चिन्ह दे भी दे तो आपको कैसे पकड़ना है कि दोनों लाल और पीला दोनों को है, ये विशेषण है। लाल क्या है? ये भी विशेषण है। पीला क्या है? विशेषण है। ये दोनों संज्ञा नहीं है। और आप जानते हैं बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों संज्ञा होता है। सॉरी, बहुव्रीहि में कह रहा हूँ मैं, द्वंद्व में जैसे लेन देन, माता पिता दोनों क्या है? संज्ञा है ना ये। लेकिन यहाँ पर लाल पीला विशेषण है, इसलिए आपका कर्मधारय में आ जाएगा। आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष, आम्र क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद संज्ञा है, प्रथम पद संज्ञा, लेकिन वृक्ष वृक्ष भी संज्ञा है, यानी दोनों पद आपका संज्ञा आ सकता है। और हाँ, लेकिन कर्मधार में ये याद रखना है कि जब दोनों पद संज्ञा हो तो ये एक दूसरे पर निर्भर होगा, एक ही दूसरे की बात करेगा। आम्र वृक्ष, वृक्ष कैसा है? आम का वृक्ष है, इस तरीके से यानी विशेषता रूप लिए हुए बात करेगा। खैर चलिए इतना समझ गए। आइए द्विगु संबंध आप जानेंगे कि पूर्व पद क्या होगा? संख्या बोधक। मैंने बताया कि पहला जो पद होना चाहिए वो संख्या पता चले तो वो द्वि माने दो संख्या। द्वंद्व जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, पंचवटी, अष्टाध्यायी। त्रि है इसमें पहला पद, पंच है पहला 5, अष्ट है मतलब 8। यहाँ पर द्वंद्व में आप जानेंगे कि दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे माता पिता दोनों संज्ञा है और प्रधान रहेगा और योजक चिन्ह रहेगा। ये पकड़ने का नियम है कि बीच में योजक चिन्ह रहना चाहिए। हाँ, लेकिन योजक चिन्ह बाकियों में भी किसी किसी में दे सकता है। तब कैसे पकड़ेंगे? दोनों चीज़ ध्यान देनी है, क्या कि उसको देखना है कि दोनों पद प्रधान है कि नहीं, मतलब माता दोनों संज्ञा है कि नहीं। वो तो है, माता भी संज्ञा पिता भी संज्ञा है। दाल भात, दाल भी संज्ञा है, भात भी संज्ञा है और योजक चिन्ह लगा हुआ है। दो चीज़ आपको पकड़ के रखना है, ट्रिक है ये आपके लिए। बहुव्रीहि समास यानी आप जानते हैं कि बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, गौण हो जाता है और कोई तीसरा प्रधान अर्थ देता है तो वही यानी व्यंजित होता है, यानी तीसरा पद जिसका तीसरा पद प्रधान हो वही बहुव्रीहि समास होता है। इतना याद रखिए। जैसे वीणा पाणी किसको बोलते हैं? वीणा और पाणी किसको बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं, है ना, जिसका 4 भुजा हो। लेकिन एक मिनट वेट, अगर आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्या होना चाहिए, तो पहला पद तो यहाँ भी चतुर्भुज में चतुर 4 है, जिसका 4 भुजा हो, वर्ग हो गया, ठीक है, आयत हो गया, 4 भुजा होता है उसमें।
तो यहाँ तो चतुर्भुज आप बोल दिए तो कह रहे हैं द्विबाहुव्रीहि में हो गया। बस यही अब आपको समझना है। जब अब ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में पूछा क्या गया है, क्या दोनों दिया हुआ है, नहीं देगा। जब भी देगा या तो आपको द्विगु देगा या फिर आपको देगा आपका ये कौन सा बहुव्रीहि दे देगा। तो अगर द्विगु देगा तो आपका द्विगु हो जाएगा, ठीक है, इसको द्विगु मानना है। अगर बहुव्रीहि दे दिया तो बहुव्रीहि मारना है आंसर, ठीक है, क्लियर। हम ऑप्शन भी आगे सवाल में देखेंगे, ऐसा सेट किया हूँ मैं, पता चल जाएगा आपको। अब आइए अव्ययी भाव। प्रथम पद प्रधान होता है और वो क्या होगा, अव्यय होगा या फिर उपसर्ग। और मैं बताता हूँ आपको अव्यय पहचानने के लिए ना, अव्ययी भाव पहचानने के लिए सबसे याद है, आसान रखिए कि पहला जो है उपसर्ग लगा रहना चाहिए, खासकर उपसर्ग, ठीक है। और अव्यय से पता कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन उपसर्ग याद रखिएगा। आइए, जैसे यथाशक्ति, मैंने यहाँ पर नहीं, शायद पीछे यहाँ पर नहीं रखा, यहाँ पर शायद पीछे ढक जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, यथा यहाँ पर देखिए क्या है, अव्यय है, और शक्ति दूसरा पद क्या होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा देखिए कह रहा प्रथम पद इसका, यथाशक्ति को तोड़िए, मतलब यथाशक्ति मानी यथाशक्ति मतलब शक्ति के जैसा, जैसा मतलब शक्ति हो उस तरह का, यानी शक्ति के अनुरूप। तो यहाँ पर यथा मतलब हो गया, यहाँ पर अव्यय हो गया आपका, यहाँ पर पकड़ लेना कि यथा अव्यय। हाथों हाथ है, तो हाथों हाथ क्या है, हाथों अव्यय लगा हुआ, हाथों अव्यय हो गया है। या फिर इसको उपसर्ग में देख लें, जब हाथों हाथ दे दे, यानी दोनों एक ही तरह का शब्द हों, ठीक है, हाथ हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथ और हाथ है, हाथों हाथ मतलब हाथों हाथ, तो ठीक है, तो दोनों जब एक ही शब्द हों, एक ही तरह के एक ही शब्द हों, तो भी आपको अव्ययी में जाना, ये भी एक ट्रिक है। अब देखिए आ जन्म में देखिए आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आ जन्म यानी जीवन भर, ठीक है। हर दिन, हर यहाँ पर क्या है, अव्ययी है, अव्यय है, ठीक है, दिन में अव्यय जुड़ा है। एक साथ ये योजक भी इसमें डाल सकता है या फिर इसको एक साथ जोड़ भी सकता है, तो घबराना नहीं है। अब जैसे देखिए योजक यहाँ पर डाला घर घर, मैंने क्या बताया कि जब दोनों एक ही शब्द हों, घर घर है तो अव्यय में चला जाना है। योजक लगाए तो घबराना नहीं है, करी तो द्वंद्व में भी होता है, जैसे माता पिता, दाल भात, लेन देन, लेन देन बताएं, देखिए जैसे लेन है लेना, देन मैंने देना, दोनों अपोजिट हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत द्वंद्व में होता है अपोजिट। लेकिन जब दोनों एक ही हो जाए, देन दिन हो जाए, ठीक है, लेन लेन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। प्रतिदिन, देखिए प्रति में यहाँ पर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका उपसर्ग जुड़ गया, प्रति, है ना, दिन तो मूल हो गया। और यथोचित, यथा देखिए यथो यहाँ यथा क्या है, यथा उचित, तो यथा क्या हुआ, आपका अव्यय जुड़ गया है। इस तरीके से पकड़ लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार में समझ में नहीं, दो बार में देखिएगा। हम आते हैं उदाहरण देखते हैं, तब जाकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक नया समास आता है, जो हम तो समास देखे, हमने देखा कि 6 प्रकार का समास होता है, लेकिन नया समास को उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये नया को आपका कोई कहीं तत्पुरुष में भी बताता है कि तत्पुरुष समास, नया समास जो है तत्पुरुष में आता है। तत्पुरुष को भी क्या है, तत्पुरुष को भी आपको 6 भागों में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना है। पूछ दे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। वो कारक के आधार पर होता है 6, ठीक है। कारक कितना होता है, 7 होता है, तो 7 में कर्ता पहला होता है, कर्ता को हटा दीजिए तो बच गया 6, अब वही 6 आपका तत्पुरुष में आता है। देखिए नया समास होता है, इसमें पहला पद जो होता है क्या होता है, पहला पद निषेधात्मक होता है, यानी मनाही होता है, नकारात्मक होता है, न की भावना रहता है उसमें। असभ्य यानी सभ्य नहीं, ठीक है। अनादि, न आदि यानी आदि जिसका नहीं हो। असंभव यानी संभव नहीं हो, न संभव। अनंत यानी न अंत, यानी जिसका अंत न हो। बेमतलब यानी न मतलब, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, मतलब अर्थ, बेअर्थ, यहाँ पर मतलब का जगह अर्थ जोड़ लिख लीजिए, तो बेअर्थ यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। बेसहारा यानी न सहारा, यानी जिसका कोई सहारा ना हो, यानी नकारात्मकता के बाद अभाव की बात आनी चाहिए। ये हो गया, उदाहरण रखा हूँ मैं इसका, आप समझ जाएंगे। आइए हम देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, रसोई घर शब्द कौन सा है। देखिए तो रसोई क्या है, रसोई आपका तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तत्पुरुष में आपने देखा कि दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, पहला पद आपका
क्या होना चाहिए, गौण होना चाहिए। कर्मधारय में पहला विशेषण होना चाहिए, खास कर पकड़ने के लिए विशेषण है इसमें। रसोई क्या है और घर, इसको पहले देखिए। तो घर प्रधान है प्लस प्रधान ये है, ठीक है, ये प्रधान शब्द पता चल रहा है इसका स्पष्ट। रसोई यहाँ पर क्या है, ये भी प्रधान ही है लेकिन गौण है, ये दोनों क्या है, संज्ञा ही है, रसोई और ये घर। तो घर की बात करें, कैसा घर, रसोई वाला घर। घर तो है लेकिन रसोई वाला है। राजमहल यानी राजा का महल, महल तो है लेकिन राजा का है। तो महल की विशेषता, घर की विशेषता यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब आइए, त्रिफला कौन सा है, आप देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको कि त्रिफला क्या है। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। बताइए कौन सा समास है इसमें, इसका आंसर आप खुद करिएगा। देखिए सबसे पहले आप कमेंट करके आंसर भी करते रहिएगा, मैं तो बता रहा हूँ ताकि क्लास हमारी लंबी ना हो, आप चीज़ों को भी समझ जाएं। देखिए त्रिफला, फला मतलब फल, त्रि मतलब तीन होता है, तो यहाँ तीन, त्रि का मतलब तीन, आप समझ गए कि द्वि मतलब दो, यहाँ पर दो संख्या है तो इधर दो, और द्वि यानी संख्यावाचक की पता चल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, देखते ही आप समझ गए होंगे, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। 8 नंबर, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। मैंने एक चीज़ बताया कि जब एक ही तरह का दो शब्द आ जाए, एक ही तरह का दोनों शब्द रहे तो वो अव्यय में चला जाए, चाहे बीच में योजक ही क्यों ये योजक चिन्ह ही क्यों न दे दे, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। योजक चिन्ह तो ऐसे आपको मैंने ट्रिक में बताया कि आपको पकड़ना है बहुव्रीहि, लेकिन दोनों पद मैंने बताया है कि दोनों संज्ञा होना चाहिए। धीरे धीरे क्या हो गया, अव्ययी हो जाएगा, सीधे ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखते हैं। धनहीन शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। अब आपको बताना है कि कौन सा है। धन और हीन, पहले बांटिए इसको, धन और हीन। हीन है, धन से हीन कैसा है, तो धन से हीन, कई बार आपको अगर मालूम है तो तोड़ के भी आप निकाल सकता है। तो से, धन से हीन जो है, तो से किस में आता है, आपको कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तत्पुरुष में। तत्पुरुष को भी 6 भागों में बांटा गया, मैंने बताया, यानी कारक, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्ता छोड़ दीजिए, कर्म को करण से, तो से धन से हीन है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष में, है ना। यहाँ बहुव्रीहि नहीं होगा, द्विगुण है, काट दीजिए। लेकिन कई बार आपको ये भी हो सकता है कि कर्मधारय में हो सकता है, धन से हीन, लेकिन मैंने बताया कि पहला पद क्या होना चाहिए, पहला पद विशेषण होना चाहिए, ठीक है। पहला पद विशेषण भी होगा, पहला पद संज्ञा भी होगा, तो धन तो संज्ञा भी है लेकिन हीन यहाँ पर विशेषण है। तो धन से हीन है तो तत्पुरुष में आ जाएगा, कई बार ऐसे बांट के भी एलिमिनेट कर लेना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, पहला ही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर, रामानुज शब्द कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। यहाँ पर द्वंद्व होगा, द्वंद्व यहाँ पर वह है, ठीक है, द्वंद्व। अब बताना है रामानुज, तो यानी राम का अनुज, रामानुज का मतलब राम का अनुज होता है। यहाँ पर राम अलग करिए, अनुज, रामा अनुज, यानी अनुज अलग करिए, विच्छेद करिए इसको, यहाँ पर राम हो गया, ठीक है, इसको विच्छेद करिए और अनुज हो गया, अनुज हो गया, यानी राम का अनुज, यानी विच्छेद, यानी यहाँ पर का ऐड करिए, राम का अनुज, यहाँ बहु, राम क्या है, संज्ञा है, अनुज क्या है, संज्ञा, ये भी है, लेकिन ध्यान देने के बाद अनुज है कि क्या है भाई, अनुज यानी छोटा है, तो यहाँ पर इसकी प्रधानता बढ़ जाती है। हाय राम का अनुज है, मैं आपका अनुज हूँ, लेकिन मैं अनुज जो है उसकी बात करें, आप कहेंगे ना ये मेरा अनुज है, यानी मेरा अनुज है, यानी ये आप बता रहे हैं कि वो अनुज है, उसकी बात अब आगे सामने ला रहे हैं, यानी प्रधानता वहाँ पर आप दिखा रहे हैं, अनुज है भाई मेरा वो। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जब दूसरा पद प्रधान हो जाता है तो क्या हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है। क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं 11 नंबर, आजकल कौन सा समास है, आजकल तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व होगा, ठीक है। आजकल देखिए यहाँ आज और कल, तत्पुरुष तो नहीं होगा, काट देना है, ठीक है। अव्ययी भाव और कर्मधारय नहीं होगा, दो काट देना है। और द्वंद्व, द्वंद्व में मैंने बताया है कि यहाँ पर देखिए आज कल, यहाँ बीच में ये भी देना चाहिए, नहीं दिया है, नहीं दिया ना, योजक चिन्ह नहीं दिया, तो सर आपने बोला तो द्वंद्व में आपका बहुव्रीहि में बताया था, आपने बहुव्रीहि में बताया कि योजक चिन्ह रहता है, लेकिन योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, आज और कल, तो यहाँ ध्यान देने के लिए आज और कल क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव में आ जाएगा। ऐसे द्वंद्व में तो आपको देखेंगे जैसे माता पिता, माता और पिता, माता पिता आता है, दाल भात आता है, द्वंद्व में मैंने बताया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ द्वंद्व में योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि आज और कल, लेन और देन, एक अभी उदाहरण उसे समझिए, आसान हो जाएगा। ये आंसर आपका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। अव्यय नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अव्यय में पहला अव्यय नहीं है, आज अव्यय नहीं है भाई, है ना, आज अव्यय नहीं है। लेकिन अगर आज अव्यय नहीं है तो यहाँ पर विसर्ग भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो ऐसे भी पकड़ सकते थे। लेकिन द्वंद्व है तो सर समझाइए दूसरा उदाहरण देकर, ठीक है, समझिए। देखिए, देश नहीं, लेन देन, अभी हमने पढ़ा लेन देन, लेन और देन, तो ध्यान देने की बात है, लेन देन में कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेन देन रहेगा। तो यहाँ लेन देन की बात करें तो लेना, एक ले रहे हैं, देना दे रहे हैं, दो अपोजिट बात हो रही है। आज आज, कल दूसरी बात हो रही है, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा आज कल, है ना। योजक चिन्ह ना देकर आपको कंफ्यूज किया है ये सवाल, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। काम चोर, अब देखिए योजक यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा आपको ये सवाल। कौन सा समास है बताइए? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। कर्मधारय में आप बताया कि पहला विशेषण होना चाहिए, विशेषता बताएगा पहला का, मतलब साधारणतः होता तो 3 इसमें नियम हमने पढ़ा है, साधारणतः है, तो काम तो विशेषण है नहीं, है ना, तो इसको काट दीजिए। पहला पद, अव्ययी भाव में पहला पद क्या होना चाहिए? यथा, यानी अव्यय होना चाहिए, फिर विशेषण, तो अव्यय तो काम है नहीं भाई, काम संज्ञा है यहाँ पर, ठीक है। तत्पुरुष में आपने पढ़ा कि तत्पुरुष में दोनों पद दोनों संज्ञा होना चाहिए, ठीक है, माना संज्ञा होना चाहिए, काम भी संज्ञा है, चोर भी संज्ञा है, लेकिन देखना है कि दूसरा पद क्या है, प्रधान होना चाहिए। तो चोर क्या है, प्रधान यहाँ पर, कैसा चोर है, तो काम चोर है, काम में चोर है वो, ठीक है। तो काम में यहाँ पर काम का गौण हो गया, लेकिन चोर ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो बी आंसर हो जाएगा। अब बहुव्रीहि आप जानते हैं कि तीसरा प्रधान अर्थ हो जाता है, तो यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ आ नहीं रहा है उस तरीके से, इस तरीके से पकड़ना है। अब आप बताइए कि चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं, कि समास समझ में आ रहा है आपको चीज़ें ना। अच्छा, आप इसका अब इसका दीजिए उत्तर। कठखोदवा, कठखोदवा कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। इसको मैं समय दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सोच लीजिए। कठखोदवा, कठ है, कठ है, और खुदवा, खुदवा, खुदवा से ही अगर पता चला खोदने वाला, और खोदने वाला अभी हमने एक सबसे पहले पढ़ाया था, तत्पुरुष में सब समझाया था कि 2 तरह की रचनाएं होती हैं तत्पुरुष में। दूसरी जो रचनाएं होती है उसमें जो है पद है ना, ये पहला पद आपका संज्ञा रहे, ठीक है, संज्ञा रहे, पहला पद संज्ञा रहे, दूसरा क्या रहना चाहिए, क्रिया रहना चाहिए। तो क्रिया, खुदवा, खुदवा यानी खुदने वाला, तो खोदना, खोदना, खोदा मतलब खोदना, यहाँ पर क्रिया हो जा रहा है, तो तत्पुरुष यहाँ दिया है कहीं, डी आंसर हो जाएगा। कर्म, कर्मधार, तो कठ का मतलब होता है काठ, लकड़ी, तो काठ तो खुद संज्ञा हो गया, तो कर्मधार तो पहले होगा नहीं, है ना। बहुव्रीहि भी नहीं होगा, ठीक है। ये द्वंद्व है, बार बार यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हुआ है, द्वंद्व जो है, तो द्वंद्व तो भी होगा नहीं, ठीक है, 2 प्रधान शब्द नहीं है यहाँ पर, तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ चीज़ें? आइए आगे देखते हैं 14 नंबर। गौरी शंकर कौन सा समास है? गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, 2 देखिए, गौरी यहाँ कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। और ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है, ठीक है, ये सवाल बहुत खूबसूरत है। देखिए इसमें कर्मधारय भी दिया हुआ, गौरी शंकर किसको बोलते हैं, यानी ये शिव को ही गौरी शंकर बोलते हैं, है ना। बहुव्रीहि में भी आ जाएगा, और ठीक है, द्विगु में भी आ जा, द्विगु में नहीं होगा, द्विगु मतलब संख्यावाचक तो बात ही नहीं है, द्वंद्व में भी आ जाएगा, ये भी द्वंद्व में, क्योंकि ये भी पद प्रधान है और शंकर भी प्रधान है, तीनों को कन्फ्यूज करने वाला ये है, तो ध्यान देने की बात है, मैं बताता हूँ, आप इसमें कमेंट करके बताइए कौन सा होगा, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको, सोच लीजिए। 3 है, तीनों में से कौन होगा, ध्यान दीजिए। गौरी और शंकर, ठीक है, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, बहुव्रीहि नहीं होगा, ठीक है, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है कम से कम, तो गौरी शंकर यहाँ पर नहीं, प्रधान नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय भी है और द्वंद्व भी है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कर्मधारय में पहला क्या होना है, विशेषण होना चाहिए, या फिर या एक विशेषण हो गया, दोनों, दूसरा एक विशेषण होगा तो एक संज्ञा होगा, तो दोनों यहाँ पर संज्ञा है, जब दोनों संज्ञा है तो इसको काट देना है,
ये नहीं होगा कर्मधारय। बहुव्रीहि में मैंने बताया कि बहुव्रीहि में क्या होना चाहिए कि तीसरा पद प्रधान हो। हाँ ठीक है, तीसरा पद तो प्रधान होना चाहिए, लेकिन ध्यान देने की बात है, जब तीसरा पद प्रधान हो तो यहाँ पर दोनों गौण होना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा है, तीसरा पद तो निकल रहा शिव। लेकिन ध्यान देने की बात है कि और ऑप्शन जब आ जाए द्वंद्व, तो द्वंद्व जब आ जाए ना तो आपको आंसर यही करना है। इसलिए मैं बताया कि क्वेश्चन बहुत वीआईपी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? गौरी और शंकर, इसको अगर तोड़िए गौरी और शंकर, तो आप जानते हैं माता, माता पिता का मतलब क्या होता है, आप समझाइए मुझे। माता पिता का मतलब, ये बीच में जो योजक चिन्ह है, इसका क्या मतलब है? जब हम इसको विग्रह करते हैं तो कैसे करते हैं? माता और पिता, इस और को हटाने के लिए योजक चिन्ह इसमें डाल देते हैं हम लोग, पिता, है ना। तो इसको हटाने के लिए, लुप्त करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं माता पिता इस रूप में। तो यहीं पर वही चीज़ है, शंकर, गौरी और शंकर, बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं दिया और यही कंफ्यूज किया हुआ है। अगर दे देता आप सीधे मारते द्वंद्व, सीधे डी मारते, है ना। क्लियर हुआ चीज़? ये सवाल पे इसलिए मैंने वक्त दिया क्योंकि ये सवाल बहुत खूबसूरत था और इसको इसलिए मैं यहाँ पर रखा था। 15, चतुर्भुज शब्द बताना है क्या है। चतुर्भुज, आप चतुर मतलब चार देखेंगे समझ जाएंगे, द्विगु, है ना, आंसर ए हो जाएगा। लेकिन वेट 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 मेरे दोस्त, अगर यहीं पर ऑप्शन देखिए, द्वंद्व दिया है, तत्पुरुष दिया है, अव्ययी भाव दिया है, अव्ययी भाव, ये नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, ठीक है। जब संख्या मालूम चल गया तो द्विगु होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर अव्ययी भाव के जगह या तत्पुरुष का जगह क्या दे देगा आपको, बहुव्रीहि दे देगा, बहुव्रीहि दे देगा, ठीक है। अगर बहुव्रीहि समास दे देगा तो क्या मारिएगा आप? दिया तो नहीं है लेकिन दे दे तो बहुव्रीहि मारना है आपको, ठीक है। ये आंसर करना है बहुव्रीहि, लेकिन कभी नहीं देगा, जब भी देगा ये सवाल विवाद में चला जाएगा, क्योंकि दोनों अर्थ होता है। चतुर्भुज आपका द्विगु में भी आता है और बहुव्रीहि में भी आता है। क्लियर? कैसे क्यों आता है? तो क्योंकि चतुर्भुज आपको विष्णु को भी कहा जाता है जिसका 4 हाथ हो। बेमन शब्द कौन सा है? बेमन, यहाँ पर बेमन, ठीक है, मन से नहीं, नकारात्मकता आ गई, कर्मधार्य, नय, तत्पुरुष, अव्ययी। तो नकारात्मकता की बात आ जाए तो न की बात आ जाए तो यहाँ पर न खुदे लगा है, नय नहीं, बी आंसर हो जाएगा, है ना। एक सवाल इसको मैंने सेट करके रखा था इसीलिए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, जी जान शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार्य। तो जी जान लगा दिया मैंने, जी जान, जी लगाया है, यहाँ पर जी लगाया है, यानी द्वंद्व तो होगा नहीं, योजक चिन्ह लगाया है, लेकिन ध्यान दीजिए जी यहाँ पर संज्ञा नहीं है ना। यहाँ पर जी संज्ञा नहीं है, जी क्या है? अव्यय, ये आपका अव्यय है, और जान यहाँ पर प्रधान शब्द हो जाता है, तो इसी में ये अव्यय में आ जाता है, ये जी जान दिया रहेगा, ठीक है। और मैंने बताया कि जी जान, जी का मतलब वही होता है जान, ठीक है, जी का मतलब ही होता है जान, जी लगा दिया यानी जान लगा दिया। मैंने बताया कि जब दोनों शब्द एक ही तरह के आए, एक ही भाव के आए, तो क्या हो जाएगा? अव्यय में चला जाना है, वो एक ट्रिक है आपके लिए। द्वंद्व तो होगा नहीं, योजक चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन पता चलेगा इसके लिए कन्फ्यूज करके आप द्वंद्व मार देंगे, नहीं, दोनों पद जब संज्ञा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, तभी जाके आप द्वंद्व मारिएगा, बाकी नहीं मारना है। आइए 18 नंबर सवाल। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समास की इस क्लास को देखने के बाद अब शायद ही आपको कहीं ज़रूरत पड़े दोबारा किसी क्लास को देखने के लिए। नहीं समझ में है, कहीं कोई भी कन्फ्यूजन है, इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का वहीं पर जवाब दे दूंगा आपको, ठीक। देखिए, रस भरा शब्द में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, है ना। ध्यान देने की बात है, यह सारा का सारा क्या है? तत्पुरुष ही है ना, कोई चेंज नहीं है। मैंने बताया कि तत्पुरुष का भी वर्गीकृत की रूप है, यानी इसको भी वर्गीकरण होता है, तो 6 इसका भी वर्गीकरण है ना। तो आपका यहाँ पर कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, ये सब क्या है? आपका कारक है, पहला जो सब ये सब कारक है। तो रस भरा यानी रस से भरा, तोड़िए इसको, रस भरा यानी रस से, और से आपको जानते हैं कि इसमें आता है कर्ता ने कर्म को करण से, करण में आता है, करण कहाँ है? बी में करण है। और अपादान से भी करण आता है, इसमें भी से आता है, दो में से आता है, ध्यान देने की बात है। और बहुत खूबसूरत इस सवाल है, इसको भी ध्यान में रखना है,
ठीक है, मैंने इसलिए इसको रखा हुआ है कुछ समझाने के लिए, आपको कुछ नई चीज़ देने के लिए। जब करण से, कहाँ कर में कहाँ चला गया, यहाँ पर होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर से होगा, करण से। जब करण की बात आ जाए तो ये समझना है कि चीज़ें जुटेंगी, जुड़ाव होगा, से का मतलब जुड़ा हुआ दोनों का, रस से भरा, यानी रस से भरा यानी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अपादान वाला जो से है इसमें अलगाव की बात होती है, यानी जैसे गंगा हिमालय से निकलती है ना, तो हिमालय से निकलती है यानी दूरी बन रहा है उसका, निकल रही है, घूस नहीं रही, निकल रही है, तो यहाँ से अलगाव, अपदान वाला से अलगाव, करण वाला से जुड़ाव की भावना प्रकट होता है, ठीक है, क्लियर। तो रस में भरा आपका करण बी आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन। आइए आगे, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। पंचपात्र, देशभक्ति, नीलकमल, प्रेम शक्ति, प्रेम शक्ति नहीं है, प्रेम शक्ति होना चाहिए, या प्रेम शक्ति हो, ठीक है, ये शक्ति नहीं होगा, या प्रेमाशक्त होना चाहिए, यहाँ पर हटा दीजिए, ये वाला ऊपर वाला मात्रा हटाइए, नीचे वाला प्रेमाशक्त मतलब प्रेम में आसक्त होना चाहिए, प्रेमासक्त, ठीक है, प्रमासक्त, ये अब जाकर शुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान देने का क्या रहा है कि द्विगु, द्विगु में आप जानते हैं कि क्या हो, संख्यावाचक। अब देखिए कि इसमें क्या संख्या है, कहीं दिख रहा है संख्या, पंच दिख रहा है, देश, नील नहीं, नील या नीला, यहाँ विशेषण, यह क्या हो जाएगा, कर्मधार्य हो गया, यह क्या है, कर्मधार्य, ठीक है। प्रेम, प्रेमासक्त यानी प्रेम में आसक्त, तत्पुरुष हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देशभक्ति, ये भी है, भक्ति किसके लिए, देश के लिए भक्ति है, ठीक है, तो यहाँ भक्त की महत्व बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष है। अब पंच ही आपका ए आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए 19 नंबर, अच्छा ये भी रिपीट सवाल, ये यानी ये 2024 में सवाल आया हुआ है आपका, यहाँ पर आपका सवाल खत्म होता है, ठीक है। अब आप बताइए आपको समास समझ में आया कि नहीं। आपको मान लीजिए परिभाषा बिल्कुल याद ना हो, कुछ भी याद ना हो, हमने जितना उदाहरण देखा इसके अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, जितना मैं बताया हूँ कुछ चीज़ें। और आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है, खुद का नोट बना लीजिए समास को लेकर, और जब नोट बनाइएगा इसी से देखकर बनाइए, जब नोट बनाइएगा तो क्या होगा, आपको खुद का एक नॉलेज हो जाएगा कि हाँ समास ये अब मेरा हो गया, अब कभी नहीं भूलेंगे आप, है ना। चलिए, तो कैसी क्लास लगी आप कमेंट करके बताइए, और थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ उसमें एक स्माइल छोड़ दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुस्कुराते हुए कमेंट करिएगा तो। और क्लास को हो सकता है तो शेयर करिए, अगर थोड़ी सी क्लास अगर लंबी हो तो इसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा, हालांकि तो पहले कहना चाहिए से पहले कहना चाहिए था, खैर कोई नहीं, क्लास को कभी भी मेरी क्लास देखिए तो उसकी स्पीड अपने अकॉर्डिंग बढ़ा कर देखिए ज़रूर, ये मैं कहता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करना, चीज़ों को सीखना है। चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, हमारी रेगुलर क्लास चल रही है ना, फिर मिलते हैं।